Hello friends, myself Himanshu Sharma. Welcome to you on my YouTube channel Origin Education. आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर 12 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 3 चल रहा है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 15 के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स की जो ये लेक्चर सीरीज है उसमें थर्ड वाला सेशन है, मतलब थर्ड पार्ट है वैसे तो वीडियो का ये फंडामेंटल राइट्स का, और पार्ट 3 में वैसे भी जो आपके आर्टिकल्स आने हैं वो आने हैं 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। तो आज जो हम वीडियो में शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी विच इज फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 16। सो लेट्स बिगिन। आज हम इस वीडियो में केवल 14 और 15 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 आर्टिकल के बारे में, लेकिन हम इसमें आपको बता दें कि राइट टू इक्वलिटी वाला जो टॉपिक है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 16 तक वेरी करता है। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। Article 14 says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. This provision confers right on all persons whether citizen or foreigners. कुल मिला के आर्टिकल 14 ये कहता है स्टेट इधर, इसका मतलब मैंने आपको एक आर्टिकल में आपको समझा दिया था 12वें वाले में, उसमें आपको बता दिया था स्टेट एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे राज्य हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो स्टेट एक ऐसी बॉडी होती है। तो स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं कर सकती इक्वलिटी के लिए, लॉ के सामने प्रोटेक्शन के लिए हिसाब से भी, और अगर वो टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के अंदर है तो वो लॉ सबके लिए बराबर है, जितने भी पर्सन है, मतलब ऑल पर्सन के बराबर है। ऑल पर्सन इसलिए बोला, ऑल पर्सन बोला यहाँ पे, ना कि ऑल सिटीजन बोला है। मतलब पर्सन में अगर आप फॉरेनर्स भी हो और इंडियन सिटीजन भी हो तो वो सबके लिए जो है लॉ बराबर होगा। और इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ, कुछ कुछ पोजीशंस जैसे अनइक्वल रहती है, जैसे प्रेसिडेंट, जज, इन लोगों की पोजीशन जो है वो ऑल द इक्वल में नहीं आते। ये लोग आएंगे इक्वल में अगर प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंटशिप या उस वर्क पे काम नहीं कर रहा हो, अपने ओहदे पे काम नहीं कर रहा हो, अपनी पोस्ट पे, तो वो इस लॉ के अंदर अंतर्गत आता है। जब तक काम कर रहा है जब तक वो नहीं आएगा, ना जजेस आएंगे ना प्रेसिडेंट आएंगे, और भी कई सारी अदर्स बॉडी होती है, मतलब और सारी बॉडी होती है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के पहले इक्वलिटी क्या था? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी के बारे में आप मतलब एब्सेंस इसके बारे में बताया गया कि आप किसी का फेवर वगैरह नहीं कर सकते हो। द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी, मतलब सबको एक समानता, मतलब ऑर्डिनरी सारी चीजों में सबको एक समान रखना। लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स जो होते हैं वो लॉ ऑफ लैंड के बारे में जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और साथ में नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और अनऑफिशियल इज अबव द लॉ। पहले ये था, मतलब क्या था, सारे लोग क्या, किसी का अच्छा ये मेरा आदमी है इसका फेवर कर दो। दूसरा क्या था, द इक्वल सब्जेक्शन, मतलब कि ऑर्डिनरी भी मैं बता देते अच्छा हाँ ये बंदे का ठीक लग रहा है इससे बात कर लेते हैं, इसको करते हैं। और लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में जब ये होता था ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट में था, तो जिसका पावर ज्यादा, जिसका सब कुछ ज्यादा होता था उसको जो है प्राथमिकता दी जाती थी, मतलब इक्वलिटी जो थी पहले लॉ के। और कोई भी पर्सन चाहे रिच हो, चाहे गरीब हो, चाहे पुअर हो, चाहे हाई लेवल पे हो, चाहे लो हो, और सब लोग लॉ से बाहरी थे इस समय। बट फिर लॉ आया हमारा, तो प्रोटेक्शन लॉ जो आया, द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमटेंसेस बोथ इन द प्रिविलेज और कंफर्ट एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ, सभी लोग मतलब बराबर और एक समान रहेंगे, इक्वल सर्कमटेंसेस वगैरह सारी चीजें जो है इक्वल रहेंगी। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, स्मॉल सेम लॉ to all person who are similarly situated and the like should be treated alike without any discrimination। मतलब किसी को अगर आप ये कहते हो ये सही है तो ये सही है, ये नहीं है तो ये नहीं है, लेकिन हम सब चीजें जो लेंगे इन फ्रंट ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, ऐसी बात बताई जाती थी हमें भी, और साथ ही साथ ये सारी चीजें यहाँ पे फिर लागू की जाती हैं। और बस इस लॉ में, इसमें आर्टिकल में कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आर्टिकल 14 में स्टेट मतलब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ऐसा नहीं करेगी, मतलब कोई भी पर्सन हो, चाहे वो सिटीजन हो या नहीं हो सिटीजन, सबके लिए लॉ बराबर रहेगा। कुछ अनइक्वल पोजीशंस रहती हैं, मैंने कहीं पढ़ा था ये, कुछ अनइक्वल पोजीशन रहती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस वगैरह रहती हैं, जो जब तक काम कर रहे हैं तब तक नहीं रहेंगी उनके लिए, लेकिन उसके बाद वो भी एक आम सिटीजन बन जाते हैं, तो उनके लिए भी वो सारे लॉ जो है लागू किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion,
रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कुल मिला के इसमें ये बोला गया आर्टिकल 15 में, स्टेट मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, दोबारा से मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको आर्टिकल 12 में पता पड़ गया है। अगर आर्टिकल 12 आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आ रहा है, देख लो, या फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें आप देख लीजिए। तो आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स ओनली फॉर रिलीजन। मतलब देखो, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट संस्था कुछ भी डिस्क्रिमिनेट मतलब ना भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन में ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो रिलीजन के मतलब बेसिस पे करें, चाहे रेस की बेसिस पे करें, चाहे कास्ट की बेसिस पे करें, चाहे सेक्स की बेसिस पे करें, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के, मतलब नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन, साथ। अब रिलीजन में क्या होता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन वगैरह सबको अलग अलग किया जाए, उसकी बेसिस पे हम नहीं कर सकते। रेस का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अब ये आपको ये सेक्स मतलब मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सबके लिए बराबर रहेगा। और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब साउथ इंडियन हो चाहे नॉर्थ इंडियन हो, सबके लिए ये चीजें जो है बराबर रहेगी। द यूज ऑफ वर्ड ओनली cannot that discrimination on other grounds is not prohibited। मतलब इसका मतलब cannot का मतलब only का मतलब इसमें इस्तेमाल किया गया है कि कई जगह पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन जो है अलाउड था, मतलब हर जगह पे जो है प्रोहिबिटेड नहीं है। तो कहां नहीं है वो सारी जो है आर्टिकल में हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कहां नहीं है। The second provision of Article 15 says that no citizen shall be subjected to any disability, liability, restriction or a condition on grounds only of the religion, race, caste, sex or the place of birth with regard। मतलब देखो, अब सेकंड प्रोविजन भी यही था आर्टिकल 15 का, मतलब ये था कि कोई भी सिटीजन, मतलब फिर दोबारा से जो डिसेबल हो चाहे लायबल हो, रिस्ट्रिक्शन उसको किसी भी तरीके की नहीं रहेगी ग्राउंड पे, चाहे रिलीजन किसी भी बेसिस पे नहीं की जाएगी। मतलब किस जगह पे, एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। मतलब पहले क्या होता था, जैसा कि मैंने केवल सुना है ऐसा कि आता था इंडियंस, जैसे जब ब्रिटिश का शासन था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, सिनेमा घर वगैरह में, पब्लिक्स वगैरह में, कई सारी जगह पे ये चीजें लिखी हुई थी। तो इसी तरह से हम ना रिलीजन के लिए कहते हैं कि आप नहीं आओगे, कि आप नहीं आओगे, सभी लोगों के लिए एक्सेस रहेगी। जो भी पब्लिक का एंटरटेनमेंट है, चाहे पब्लिक प्लेसेस हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें सबके लिए खुली रहेंगी। वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं आओगे, कि आप नहीं आओगे, सबके लिए वो चीज खुली है। दूसरा, द यूज ऑफ वेल टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्शली बाय द स्टेट फंड। देखो, जो कुएं हैं, टैंक्स, जो हमारे टैंक्स होते हैं, आजकल तो कुएं वगैरह आपने बहुत कम हो गए हैं, लेकिन गांव वगैरह में आज भी हैं। ठीक है, टैंक्स हुए जो रहते हैं, वाटर टैंक, बाथिंग के घाट्स होते हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं, रोड होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होती है, पब्लिक रिसोर्ट होता है, मेंटेन, ये सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं, वो की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के फंड से, और डेडिकेटेड टू यूज फॉर जनरल पब्लिक के लिए, ये यूज करने के लिए जो है इसके लिए दिया गया है कि ये जनरल पब्लिक इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो इधर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जाएगा, कोई भी आके कोई भी यूज कर सकता है। मतलब द्वारा बार बार नहीं कहूंगा उस चीज को, मतलब कोई भी, मतलब चाहे कोई रिलीजन से हो, चाहे कोई रेस से हो, चाहे कोई कास्ट से हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ से हो, चाहे सेक्स से हो, किसी से भी हो, लेकिन उस सभी लोगों को जो है ऐसा बताया गया कि आप लोग जो पब्लिक की जो चीजें हैं, उनका जनरल पब्लिक जो चीजें हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है, सारी सफाई वगैरह इन सबकी मेंटेनेंस उसी से होती है, तो सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। और ये प्रोविजन सभी लोगों के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाता है उनके लिए भी है, और प्राइवेट इंडिविजुअल अगर आपका कुछ चलता है, जैसे कि बाथिंग घाट वगैरह, या हम कहते हैं स्विमिंग पूल वगैरह चलते हैं, तो वो सारी चीजें भी हमारी जो है नहीं रहेंगी इन चीजों में। ठीक है, उनके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है। while the former provision provides discrimination only by the state। कुछ जो प्रोविजन रखे गए हैं प्रोविड्स करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन ओनली जो करे गए हैं वो करे गए हैं सिर्फ स्टेट के द्वारा। स्टेट मतलब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी। आर्टिकल 15 में और आगे बढ़ेंगे। देयर आर 3 एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल और ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब 3 रूल बनाए गए हैं, जैसा कि पहला, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखो, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई भी मतलब थोड़ा सा प्रोविजन स्टेट मतलब इस्तेमाल गवर्नमेंट एकदम परमिट दे सकती है कि हाँ भाई देखो, अगर आपने, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल बता दूं, चाहे आपने अपनी जो होती हैं सिटी बस वगैरह देखी होंगी, महिलाओं के लिए अलग से सीट जो है रिजर्व रहती है, तो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो सीट वगैरह रिजर्व रहती हैं, उन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट मतलब स्टेट का मतलब गवर्नमेंट रिजर्वेशन रख सकती है लोकल बॉडीज के लिए। और प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के लिए भी वो फ्री एजुकेशन वगैरह के कई सारे नियम जो है वो लागू कर सकते हैं। इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है अलाउड है, मतलब ऐसा है कि वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए फ्री, हमने बताया ना, सीट्स वगैरह के लिए वुमेन के लिए और एजुकेशन के लिए भी
चिल्ड्रंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। तो वो चीजें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं, लेकिन वो हमने एक्सेप्शनल मानी गई है आर्टिकल 15 के तहत। The state is permitted to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or of the scheduled caste and scheduled tribes, for example reservation of seats। देखो स्टेट को परमिशन दी गई है कि आप स्पेशल मतलब प्रोविजन आप बना सकते हो किस तरह से, किसी भी सोशल एजुकेशन मतलब अगर कोई बैकवर्ड क्लास है, कोई नीचे जाता है, कोई ऊपर जाता है, ऐसा बताया गया है कि कोई भी सिटीजन है जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो सिटीजन्स हैं बैकवर्ड में आते हैं और एजुकेशनली वेल नहीं है, सोसाइटी में नहीं आ पा रहे उस तरह से, मतलब उभर के नहीं आ पा रहे, उतना ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट को राइट दिया गया है कि उनके लिए एक तो सीट्स का रिजर्वेशन करें जिससे उतनी मतलब उस कैटेगरी के लोग थोड़े से जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो भी ऊपर उठ के आए साथ साथ, और फीस में भी कंसेशन दिया जाए जिसकी वजह से जो उनकी गरीब वगैरह है तो वो चीज भी उनकी दूरी हो। ठीक है, इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी पब्लिक के लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं उन सब के लिए जो है ये चीजें रखी गई हैं। The state is empowered to make any provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes regarding their admission to the educational institutes, including private educational institutes, whether aided or non-aided by the state, except the minority educational institute। स्टेट को एम्पावरमेंट पूरा दिया गया है कि स्पेशल प्रोविजन रखा जाए उनके लिए, सोशली के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिससे उनको सीट्स वगैरह के साथ साथ उनको एडमिशन वगैरह सारी चीजें जो है कराई जाए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे एडेड गवर्नमेंट हो, चाहे अनएडेड हो, मतलब अनएडेड मतलब गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित नहीं भी हो तो भी किया जाए। लेकिन इसमें भी छूट किस किस को दिया गया, केवल एक को छूट दी गई है, सबको ये चीज माननी पड़ेगी कि वो बैकवर्ड के लिए आपको फीस में कंसेशन के साथ साथ आपको बाकी सारी चीजों में रिजर्वेशन सीट्स वगैरह में देना पड़ेगा। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन लोगों को इस चीज से अबे कर दिया, मतलब वो लोग जरूरी नहीं है कि वो SC ST के लिए मतलब सारी सीट वगैरह जो कंसेशन करें या कुछ करें, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके लिए भी कंडीशन है अगर वो स्टेट का फंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। देखो इसका एक बहुत बढ़िया सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अगर आप गुजरात में हैं तो गुजराती चलती है वहां पे, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप महाराष्ट्रियन वहां लैंग्वेज चलती है, और अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं तो वहां तेलुगु चलती है। तो देखो चीजें बदल रही हैं, मतलब हर स्टेट में अलग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं? अगर मैं गुजराती की जगह गुजरात में ही अपना कुछ या तो महाराष्ट्रियन कोई स्कूल डालना चाहूं, वेयर एज दूसरे ऑन द अदर हैंड हम एक चीज और ले सकते हैं, मतलब महाराष्ट्र में मैं गुजराती कोई स्कूल डालना चाहूं तो उसमें आपको दो चीजों का फायदा मिलने वाला है। देखो वो हो जाएगी माइनॉरिटी, क्योंकि वहां मेजोरिटी किस चीज की है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लैंग्वेज की है, तो वहां पे जब महाराष्ट्रियन लैंग्वेज की है तो हम क्या कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती स्कूल अगर महाराष्ट्र में खुलता है और महाराष्ट्र का स्कूल महाराष्ट्रियन मतलब लैंग्वेज का स्कूल गुजरात में खुलता है तो वो माइनॉरिटी मानी जाती है, और वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं रखा जाएगा, केवल आपको अपनी दम पे चालू करना है। स्टेट कोई भी फंड वगैरह नहीं प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपको वहां पे कोई भी कैटेगरी वगैरह रखनी नहीं है, ना किसी को कोई कंसेशन देना है। तो इन सब लोगों को छूट दी गई है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को छूट दी गई है कि वो लोग अपना संचालन कर सकते हैं, वो केवल और केवल अपनी भाषा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो कुछ फंड लेकर के वो लोगों को सिखा रहे हैं अपनी भाषा, तो डेट्स ऑल है, इसलिए वो माइनॉरिटी में आते हैं, और उन लोगों को किसी भी तरीके से कोई रिलायबिलिटी और किसी भी चीज की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए उनको अलग रखा गया है कि उनको ऐसे कुछ भी नहीं करना है कि उनको अलग सीट्स वगैरह रखनी है, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। बस शर्त यही है कि उन्होंने अपने खुद के फंड पे शुरू किया हो, ना कि हमारी जो स्टेट है जैसे गुजरात सरकार का इस्तेमाल उसमें नहीं किया गया हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट को प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें मेल कर सकते हैं origineducationconcept@gmail.com पे। साथ साथ इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो करके वहां भी सवाल जवाब कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को लाइक करके वहां अपडेट्स पा सकते हैं, और वहां पे भी आपको वीडियोस मिलने लगेंगे अब तो। सो आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 16 और 17 के बारे में। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।